मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वाद स्वाब के कोड के साथ। स्वाब कहते हैं whoever master the technologies of fourth industrial revolution will gain economic and geopolitical power। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस वर्ड को तो सुना ही होगा, इंडस्ट्री 4.0। क्या चीज़ होती है ये इंडस्ट्री 4.0? देखो, इंडस्ट्री 4.0 के अंदर आती है सारी जो एडवांस, जो आजकल जिसे सनराइजिंग इंडस्ट्री कहते हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन करवाते हैं, ऑटोमेटिक रिप्लाई जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी हो गई हमारी, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई। तो ये क्या है हमारी 4.0। ये हमारे स्वाब कहते हैं, क्लॉस स्वाब कहते हैं कि जो ये जो हमारी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इन टेक्नोलॉजी को जो मास्टर कर लेता है वो पूरे वर्ल्ड को मास्टर करता है, वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है कहीं ना कहीं। ये हमारे जो है क्लास स्वाब बोलना चाहते हैं। और बहुत ही ज़्यादा ये जो कोट है रिलेवेंट है हमारे डिजिटल सॉवरेनिटी, जो कि हमारा आज का टॉपिक है डेली डिस्कशन का। इम्पॉर्टेंट है हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यही जो सारी चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि यही सारे जो क्या हैं, यही हमारे हॉट बर्निंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये जो कोट है इसका मतलब आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। यही चीज़ बोली गई है कि ये जो हमारे IO इंडस्ट्री 4.0 है, जो भी कंट्री इनमें जो है मास्टर करेगी, इन टेक्नोलॉजी को, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है AI वगैरह, इनको मास्टर करेगी, वो पूरे वर्ल्ड को जो है कंट्रोल करेगी। एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारा USA हो गया, चाइना हो गया। आपको पता ही डोमिनेटिंग प्लेयर बनता जा रहा है चाइना भी। USA तो ऑलरेडी था ही, और यही क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं हमारे वर्ल्ड को। ठीक है, जियोपॉलिटिक, इकोनॉमिक जो पावर है इनके अंदर समा गई है। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री 4.0 को मास्टर कर लिया। अब इंडिया की बारी है कि भाई इंडिया को भी कुछ करना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं हम इंडिया के एंगल से, इंडस्ट्री 4.0 को, और स्पेशली यहाँ पे स्टारलिंक की बात करेंगे। स्टारलिंक हमारा SpaceX का एक इनिशिएटिव है, और SpaceX से रिलेटेड जो है हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर पेपर 1 के अंदर क्वेश्चन भी आ रखा है। तो देख लो, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, तो हम डिस्कस तो करेंगे इसको। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमारा उद्देश्य हम अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना, नई नई डायमेंशन, नई नई चीज़ें ऐड करना, ताकि हम जो है मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिख पाएँ। 4 ऐसे लिखने होते हैं, और चारों ऐसे हम अच्छे से अच्छे सारे पॉइंट्स हमारे पास हो, तो हमें अपनी नॉलेज जो है उसी के हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी, और वही हम डेली करते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, आप सभी को पता है इंडिया के अंदर जो है हम कनेक्टिविटी इश्यूज़ को फेस करते हैं। कनेक्टिविटी इश्यूज मतलब जो हमारा मोबाइल का डेटा वगैरह होता है वो। अब आप जो है शहरों में रहते होंगे तो आप इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करते होंगे, लेकिन सोच के देखिए जो यूथ हमारे गाँव में रह रहे हैं वो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। और इंडिया के ही, मैं इंडिया की अगर बात करूँ तो ये भी ज़्यादा जो है अतिशोक्ति नहीं होगी, या फिर ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं कहूँगा कि इंडिया के अंदर भी आजकल आज के टाइम में कह रहा हूँ कि आज के टाइम में ही जो ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ जैसे जो एरियाज़ हैं जहाँ पे जो है 2G नेटवर्क आता है आज के टाइम में भी। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। यही यहाँ पे लिख रखा है, लैक ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स नहीं है, फ्यू सेलुलर टावर्स हैं, तो इंटरनेट की एक्सेस में डिफ़िकल्टीज आती है, जो मैंने अभी बताया वो। और जाएंगे आप CISF में या CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट बन के, तो पता चली जाएगा आपको कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, चलो इधर आओ, कहीं नहीं जाना, पहले ये समझ लो। उसके बाद इसका सॉल्यूशन अभी हम क्या देख रहे हैं आजकल न्यूज़ के अंदर, स्पेसएक्स जो है, इंडियन टेलीकॉम जो मेजर प्लेयर्स हैं, जैसे हमारा एयरटेल हो गया, जैसे हमारा जियो हो गया, ठीक है, इनके साथ जो है स्पेसएक्स जो कंपनी है इलॉन मस्क की, वो टाई अप कर रही है इनके साथ। किसके लिए? इलॉन मस्क के एक प्रोजेक्ट के लिए, स्टारलिंक। स्टारलिंक क्या है? एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जो है छोटी छोटी मतलब कह लीजिए पास जो सैटेलाइट्स हैं वो हमें वहाँ से नेटवर्क प्रोवाइड कराएगी। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्टार लिंक। ठीक है, स्टार लिंक ये चीज़ है, इसको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि पूरे अर्थ को, जैसे ये वाला देखिए, पूरे अर्थ को ऐसे करके लिंक कर देगी, और फिर जो इसके नीचे जो एरिया होगा उसको वो ये पर्टिकुलर सैटेलाइट जो है इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी। ये तो जैसे ये है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से स्टारलिंक प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए इंडिया के अंदर एयरटेल और जियो के साथ स्पेसएक्स ने टाई अप करा है। म्यूचुअल बेनिफिट दोनों को होगा। क्या म्यूचुअल बेनिफिट होगा? कि हमें जो है हाई स्पीड इंटरनेट मिल पाएगा, स्पेशली जो हमारे रूरल एरियाज़ है, रिमोट एरियाज़ है, छत्तीसगढ़ जैसे एरियाज़ हो गए, स्पेसएक्स को एक मार्केट मिल जाएगी। दोनों का फायदा, विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। ये यहाँ पे एक चीज़ समझ आ रही है। ठीक है, इंडस्ट्री 4.0 अभी हमारे स्वाब ने क्या बोला था कि इंडस्ट्री 4.0 जिसके हाथ में रहेगी उसके हाथ में पूरा वर्ल्ड रहेगा। ठीक है, उस कोड को भी नहीं भूलेंगे। और देखते हैं यहाँ पे क्या डिस्कशन हो रहा है। तो दोनों चीज़ को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, दोनों चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा
कि क्या चल रहा है, हमारे आजकल सिनेरियो क्या चल रहा है, ठीक है। अब कंसर्न क्या चीज़ है, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक कंसर्न क्या है? कंसर्न सिंपल है कि कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, जो हमारा ये टेलीफोन वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए अहम भूमिका, क्रूशियल जो रोल है वो प्ले करता है। और इसका एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं, स्टारलिंक का इन्फ्लुएंस कैसे आया था। 2022 के अंदर यूक्रेन के अंदर जो है मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था, स्टारलिंक ने क्या करा, यूक्रेन के अंदर जो ये जो इंटरनेट वाली फैसिलिटी थी यही कट ऑफ कर ली। तो ये कहीं ना कहीं ये एग्जर्ट कर रही है कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं ये भी कैसे जो है अपना इन्फ्लुएंस ला सकते हैं। ये यहाँ पे एक एग्जांपल है यूक्रेन वॉर वाला, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है कि जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी कंट्री, नॉट ओनली इंडिया, किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी के लिए MMU है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट है। लेकिन वर्ल्ड ओवर अगर देखें तो इन्हीं चीज़ों के लिए फाइट हो रही है। और फाइट किसके बीच में हो रही है? हमारी मेजर डोमिनेटिंग प्लेयर जो हमने देखे थे, US और चाइना। चाइना के अंदर एक कंपनी है स्टारलिंक जो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रही है, इंडिया में भी यही कर रहा है। और हमारा दूसरा है गुवांग चाइना का। तो देखो दोनों के बीच में हमारे पास चॉइस है कि इंडिया जो है, इंडिया के पास हमने देखा ना प्रॉब्लम क्या चल रही है, एक्सेस की प्रॉब्लम है, एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है, रिमोट एरियाज़ के अंदर नेटवर्क नहीं है, खंबे नहीं लगे हुए हमारे पास। खंबे मतलब जो हमारे नेटवर्क टावर्स होते हैं, ठीक है, हिंदी में बोल दिया खंबे हो गया, वैसे इंग्लिश में बोलते हैं नेटवर्क टावर्स हो गया। इंग्लिश में अच्छा लग जाता है, इंग्लिश में बुरा लग जाता है, मानने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया के पास चॉइस ही अब चाइना के पाले में चला जाए और वॉन्ग से जो है वो टाई अप कर ले या स्टारलिंक से कर ले। इंडिया ने चूज़ करा कि भाई US से डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, हम भी डेमोक्रेटिक है, तो चलो भाई स्टारलिंक से टाई अप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेजर कंसर्न है वो यहाँ से चालू होगा। मेजर कंसर्न क्या है? स्टारलिंक जो है, देखो हमने देखा था ना यहाँ पे स्टारलिंक कितनी सारी, ये जो बिंदु बिंदु भी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दिखाई दे रहे हैं बिंदु बिंदु, ये भी क्या है? ये भी हमारी सैटेलाइट्स हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पे बता रखा है कि 7000 जो टोटल सैटेलाइट्स हैं वो ऑर्बिट में ऑलरेडी जा चुकी हैं और भी जाएगी। और स्टारलिंक जो है आगे चल के जो है, स्टारलिंक मतलब इलॉन मस्क जो है आगे चले कहीं ना कहीं इंटरनेट या कह लीजिए कम्युनिकेशन वाली जो मार्केट है उसमें डोमिनेट करेगा। यहाँ पे अब कंसर्न आता है क्योंकि इसके अपोजिशन में कोई स्ट्रॉन्ग जो है कोई कंपिटिटर नहीं है। एक है हमारा OneWeb, UK बेस्ड कंपनी है, लेकिन सिर्फ 650 जो है सैटेलाइट है। इलॉन मस्क की जो सैटेलाइट है वो 7,500 पहुँच चुकी है, तो कोई कंपटीशन नहीं है। दूसरी होगी अमेजॉन की प्रोजेक्ट क्यूपर, ठीक है, अर्ली स्टेज में है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। सिंगल इसकी मोनोपोली रहेगी, जहाँ जिसकी मोनोपोली रहती है वहाँ वो दिखा देता है कि वो है कौन। तो वही जो है इलॉन मस्क भी करेगा, प्राइस पे कंट्रोल करेगा, पॉलिसीज़ पे कंट्रोल करेगा, और एक कंपनी के ऊपर अपने इस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलाई करना कोई समझदारी नहीं है। तो इंडिया को करना क्या चाहिए? इतना तो समझ आ गया होगा कि आपको कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है स्टारलिंक के साथ जो है टाई अप करने के लिए, क्योंकि आगे चल के ये मोनोपोली लगाएगा और इसके कंपटीशन में ना तो OneWeb आ रहा है, ना हमारा कूपर आ रहा है अमेजोन वाला। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया को लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं हार्म करेगा। तो इंडिया को करना क्या चाहिए? इंडिया को वही करना चाहिए जो हमारे आज के डेली डिस्पैच का जो है टाइटल है, डिजिटल सॉवरेनिटी। डिजिटल सॉवरेनिटी की मतलब आत्मनिर्भरता, और इंडिया का जो है टारगेट भी है आत्मनिर्भर भारत बनाना अपने आप को। तो उसी डायरेक्शन में इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया चाहता है, ऐसा नहीं है इंडिया नहीं चाहता है कि अपनी खुद की एक सैटेलाइट हो इंटरनेट वाली, लेकिन इंडिया के पास जो है थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंचेस है, उसकी वजह से थोड़ा रुक जाता है, लेकिन चाहता है इंडिया, ठीक है। अभी इसी की वजह से जो है ये यहाँ पे बता रखा है, इसी की वजह से हमारा जो है करंट डिपेंडेंस हो रहा है स्टारलिंक के अंदर। और ये जो हमारी कंपनीज़ है, हमारी मतलब इंडिया के अंदर जो वर्किंग कंपनीज़ है, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये कहीं ना कहीं उसके ऊपर पार्टिसिपेट कर रही है और अपना जो सिग्निफिकेंट कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं स्टारलिंक को दे रही है। अब यहाँ पे एक हमारा आता है BSNL। आपको पता होगा, अब मैक्सिमम जो अभी जो यंग यूथ आ रहे हैं वो तो भूल भी चुके होंगे कि BSNL है क्या चीज़। BSNL बेसिकली सबसे इंडिया के अंदर, आप आज से 10 साल पहले जाएंगे तो जो घरों के अंदर मोबाइल वो लगा होता था, तारों वाला ट्रिन वाला फ़ोन लगा होता था, वो BSNL का होता था। मैक्सिमम घरों के अंदर जो फ़ोन थे वो BSNL के होते थे। मोबाइल के आने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने तो शायद वो टाइम नहीं देखा होगा, मैंने देखा है वो टाइम। तो उस टाइम पे BSNL के फ़ोन होते थे, भारतीय संचार निगम लिमिटेड। ये हमारी सरकारी कंपनी थी, सरकारी एटीट्यूड। अभी भी जो है BSNL का जो दबदबा है हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर देखने को आपको मिल जाता है। और ये अब जो है BSNL इंटरनेट भी प्रोवाइड कराने लग गया है। अब रूरल एरिया में जाके देखोगे इंटरनेट की तारें ये BSNL देता है, भले ही जो है नेट के लिए फिर कॉल करते रहो इनको और फिर कॉल उठाते नहीं है, जो सरकारी वाला एटीट्यूड,
ठीक है। तो ये चीज़ हमारी क्या है, बीएसएनएल के साथ प्रॉब्लम है, और इसी की वजह से स्टारलिंक है उसने बीएसएनएल को जो है साइड करते हुए एयरटेल और जियो के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया, ठीक है। तो यही यहाँ पे बता रखा है। लेकिन करना क्या चाहिए, ये तो सारी चीज़ जो है कहानी है, ये तो कहानी है कि जो बीएसएनएल जो है मिस्ड अपॉर्चुनिटी की कहानी। करना क्या चाहिए, मेन मुद्दा क्या है, करना क्या चाहिए कि इंडिया को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जो हमारे क्रिटिकल कम्युनिकेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए जो टाई अप हो रहा है, इसके अंदर 2 क्लॉज ऐड कर दे। क्या, एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वाला कि जो इलॉन मस्क की जो कंपनी है टाई अप करेगी तो हमें टेक्नोलॉजी देके जाएगी एटलीस्ट, और जो डेटा होगा वो हम लोकली स्टोर कर ले, क्योंकि ये दोनों चीज़ जो है इंडिया के लिए क्रूशियल है। और आपको पता भी होना चाहिए कि डेटा क्या है, द फ्यूल ऑफ 21st सेंचुरी, द फ्यूल ऑफ 21st सेंचुरी इज डेटा, ठीक है। तो इसको डेटा को लोकली जो है हमें स्टोर करने का इंस्ट्रक्शन, प्लस हमें क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो पॉलिसी लेवल पे हमें ये 2 चीज़ें जो है करनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। अब इंडिया के साथ क्या चैलेंज है, इंडिया के साथ चैलेंज है सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी। वही मैंने आपको बताया था कि क्यों नहीं हो पाता, भाई पैसे नहीं है, सिंपल चीज़। और दूसरी चीज़, वो तो हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए जो हम जो है ब्रॉड नेटवर्क नहीं बिठा पाते। लेकिन स्टारलिंक ने लेट से अगर हमारे साथ जो कांटेक्ट कर लिया तो तब क्या प्रॉब्लम आएगी। देखो स्टारलिंक की मोनोपोली वगैरह वो जो देखा था वो अभी एक अलग चीज़ है, लेकिन दूसरी चीज़ आएगी कि स्टारलिंक की जो सर्विसेज हैं वो महंगी होगी, और रूरल जो इंडिया है वो हमारा इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे अर्बन और रूरल डिवाइड है, या कह लीजिए डिजिटल डिवाइड भी है, दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पे, तो ये जो गल्फ है ये और बढ़ जाएगा। किसकी वजह से, स्टारलिंक की वजह से। तो स्टारलिंक के इंडिया के अंदर आने का सोशल इम्पैक्ट, ये जो सोशल इम्पैक्ट है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बता रहा है कि ये डिवाइड जो है वो बढ़ा देगा हमारे रूरल और अर्बन इंडिया के अंदर, और डिजिटल डिवाइड है वो भी बढ़ा देगा। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, टीयर्ड प्राइसिंग मॉडल जो है वो लेके आना चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से, कि लेट से अगर रूरल एरिया है, रूरल एरिया के अंदर स्टारलिंक की सर्विसेज अगर लेनी है तो उनको थोड़ा सा चीप प्राइस दे दिया जाए, या फिर सब्सिडी वगैरह दी जाए, तो इससे स्टेट का बर्डन बढ़ जाएगा, बेसिकली होगा तो यही। लेकिन जो डिजिटल डिवाइड है उसको कर्व कर दिया करा जा सकेगा, ठीक है। सेकंड यहाँ पे ओपिनियन दे रखा है कि पहला तो ये हो गया प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्टारलिंक के साथ क्या प्रॉब्लम है। पहला तो इंडिया की लेवल की प्रॉब्लम है, भाई महंगा होगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। एक तो हमारे पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, हम खुद नहीं बचा पा रहे जाल, और दूसरा सैटेलाइट खुद चाहता है इंडिया, लेकिन नहीं बचा पा रहा क्योंकि पैसा नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम ये कि हमारा जो स्टारलिंक है ये एक तो इलॉन मस्क की कंपनी है, महंगी कंपनी है, इंडिया के अंदर आएगी, महंगा रेट होगा, मोनोपोली ऑलरेडी है, तो क्या होगा कि हमारा जो रूरल इंडिया है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा और डिजिटल डिवाइड बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन दे दिया टीयर्ड प्राइसिंग पॉलिसी। टीयर्ड प्राइसिंग पॉलिसी मतलब कि सिटी के वाइज जो है इंटरनेट की जो फैसिलिटी है उसकी सर्विसेज होनी चाहिए, उसका प्राइस होना चाहिए। सेकंड यहाँ पे दे रखा है ग्लोबली चैलेंज आएगा स्पेस डिब्रिसिस मैनेजमेंट का। मतलब क्या कि देखो सैटेलाइट जो है स्पेस में जाती है, लेकिन वापस कौन लेके आता है, कोई नहीं लेके आता। तो वो जो सैटेलाइट्स है वो स्पेस के अंदर ही घूमती रहती है, और यहाँ पे जो है जैसे कूड़ा होता है वैसे हमारी सैटेलाइट जो है एक जगह जमा हो रही है स्पेस के अंदर ही, ठीक है। अब वो जो सैटेलाइट है वो कहीं क्रूशियल उससे जाके टकराएगी, टकराने के बाद जो ऑलरेडी वर्किंग सैटेलाइट है उसे ख़राब कर देगी। तो ये एक इशू आता है किसका, स्पेस डेब्रिस का। मैं आप एक बार आपको दिखा भी देता हूँ स्पेस डेब्रिस से मेरा क्या मतलब है, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे नए होंगे, उनको नहीं पता होगा कि स्पेस के अंदर जो है कितना कूड़ा हो रखा है। इंडिया इसके लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये तो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, काइंड ऑफ स्पेस डेब्रिस है, ये एक क्राइसिस है। इतना ज़्यादा जो सेटेलाइट है हम बाहर ले जा के छोड़ दिया है कि अब वहाँ पे जो है सेटेलाइट्स की एक पूरी लेयर बन गई है। तो ये एक इशू हो जाता है। तो इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, सॉल्यूशन भी साथ साथ दे रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और इसके लिए जो हमारे इंटरनेशनल लॉज भी है वो सारी चीज़ करनी चाहिए। लास्ट और द लीस्ट नॉट द लीस्ट क्या बता रखा है कि इनोवेशन और ऑटोनॉमी को दोनों को बैलेंस करना चाहिए। देखो स्टारलिंक जो है इंडिया की डेवलपमेंटल ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सोसाइटल ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना चाहिए कि उसको आउटराइटली जो है रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसे कोई लॉज नहीं लेके आने चाहिए जिससे जो कंपनी है वो इंडिया में आने से मना कर दे। एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए हमें, ये यहाँ पे बताया गया है। और अल्टीमेटली इंडिया को करना चाहिए अपना ये डिजिटल सॉवरेनिटी लॉन्ग टर्म में, कि अपनी खुद की सैटेलाइट्स होनी चाहिए, इंडिजिनस सैटेलाइट होनी चाहिए। अगर कोई आता है तो उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो हमने अभी पढ़ा वो सारी चीज़ें करके हमें ये कुछ क्रिएट करना चाहिए।
तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी इजी था आज का एडिटोरियल, सिंपल बताया प्रॉब्लम क्या हो रही है, स्टारलिंक के साथ क्या प्रॉब्लम है, इंडिया के अंदर आएगा तो क्या प्रॉब्लम है, इंडिया के अंदर आ क्यों रहा है, किसके साथ कर रहा है, किसके साथ नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें, और इंडिया को लॉन्ग टर्म में क्या करने की जरूरत है, डिजिटल सॉवरेनिटी क्रिएट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन इज अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। वी कैन नॉट अलाउ एनीबडी एनी कंपनी टू कम इनटू द इंडिया और यहाँ पे आके जो है वो अपना जो है व्यापार करें, मोनोपोली लेके आए, क्योंकि देयर इज़ नो अदर पार कंपटीशन, तो वो सारी चीज़ हमें नहीं करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। तो अब हमें क्या करना है, पेपर 2 के लिए ये हमारा जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिखने की कोशिश करो। जो लिखोगे तो ही होगा, अगर नहीं लिखोगे तो सोचना भी मत कि आप जो है वहाँ पे जाके सीधा ही जो है चौका छक्का मार दोगे, वो नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। लिखो, लिखने के बाद जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है उसमें शेयर करो। अगर आप जो है किसी भी टेस्ट सीरीज़ के पार्टिसिपेट नहीं हैं तो आप उस डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। डिस्कशन ग्रुप में जो है अपनी शीट शेयर करो, शीट शेयर करने के बाद जो है दूसरों की राइटिंग को रिव्यू करो, अपनी राइटिंग रिव्यू करवाओ। तो क्या होगा कि अपनी नॉलेज शेयरिंग से आपकी राइटिंग स्किल भी जो है एनहेंस होगी। कैसे जाना है डिस्कशन ग्रुप में? डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो 2 लिंक दे रखे होंगे, एक लिंक है हमारा टेलीग्राम का, एक लिंक है हमारा डिस्कशन ग्रुप का। तो दोनों ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम में ये जो आपको PDF दिख रही है, ये सुबह ही आ जाती है, मॉर्निंग में जल्दी 7-8 बजे तक, 8 या 8:30 बजे तक आ जाती है, कभी कभी 9 भी बज जाते हैं, लेकिन 9 से ज़्यादा डिले नहीं होती। तो सुबह 9 बजे तक ये आ जाती है, लेट हो लेट, कितनी भी लेट होगी तो 9 बजे तक आ जाती है। डिस्कशन होते होते थोड़ा सा मेरे को लेट हो जाती है, काफ़ी सारे काम रहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सुबह इसको पढ़ के बैठिए, रात को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन ज़रूरी है। और रिवीजन क्या होगी? ऐसी रिवीजन होगी, तो यही हमारा टारगेट भी है। तो ये लिखने का ट्राई करना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, समग्र शिक्षा अभियान। देखो ये जो है ये पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा क्या, समग्र शिक्षा अभियान का ये टॉपिक। पेपर 1 के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो इश्यूज दे रखे हैं वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। पेपर 2 के लिए अगर फेडरलिज्म का टॉपिक आ जाता है, जो कि आ भी जाता है, आप में आया भी है फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म में यहाँ पे आप जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती हैं, आपको पता ही होगा, उनको कैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रेटेजिकली या कह लीजिए एज अ टूल यूज़ करती हैं, वो इस समग्र शिक्षा अभियान के इस न्यूज़ के अंदर साफ साफ दिखाई दे रही है। केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, नॉन जो है सेंट्रल रूलिंग इस पार्टी के स्टेट, यहाँ पे जो है ये जो समग्र शिक्षा अभियान है यहाँ से 0 फंड आया है, ठीक है। और जो टॉप एलोकेटर है, सबसे ज़्यादा फंड आया है 6,971 करोड़ रुपए, वो आया है कहाँ पे, हमारे उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि सेंट्रल जो है नॉन जो पार्टी वाले जो स्टेट्स होते हैं, तो यहाँ पे कैसे उनके साथ जो है वैसा ट्रीटमेंट करते हैं, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो फेडरलिज्म के लिए ये एक तरह से क्या है, डेंट है, और साउथ इंडियन पार्टीज़ यही कहती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही पेपर के लिए। पहले पेपर के लिए चलो ये थोड़ा सा देख लेते हैं, समग्र शिक्षा अभियान क्या क्या चीज़ें हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो ये देखो इसके अंदर कौन कौन सी स्कीम ऑलरेडी जो है सबस्यूम हो चुकी है, इसके अंदर मिल चुकी है। सर्व शिक्षा अभियान, ये है समग्र शिक्षा अभियान, तो सर्व शिक्षा अभियान इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। राष्ट्रीय माध्यमिका शिक्षा अभियान भी इंक्लूड हो चुका है। टीचर एजुकेशन, ये तीनों चीज़ जो है इसके अंदर समाहित हो चुकी हैं, समा चुकी हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये याद रखना, इसके अंदर प्री स्कूल से लेकर 12th तक, मतलब कि सारी चीज़ इसी के अंदर है, तभी समग्र शिक्षा अभियान इसको बोला गया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें से 60% पैसा जो है सेंटर देगी, 40% जो पैसा है हमारे स्टेट को लगाना पड़ेगा। किसकी स्कीम है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है। करेंटली क्या चल रहा है? करेंटली जो है कैबिनेट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने समग्र शिक्षा अभियान 2.0 जो है वो लॉन्च कर दिया है ये 25-26 फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। और ये जो है अभी जो ये हमारा समग्र शिक्षा अभियान 2.0 है, ये अलाइन करता है किसके साथ? हमारे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजुकेशन के साथ, और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ। न्यू बोल देता हूँ हर बार, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ। तो समझ आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं स्पेशली अब से मतलब अभी जो इस वीक से आ रहे जो क्वेश्चन, या फिर लास्ट वीक से जो आ रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टफ क्वेश्चन बना रखे हैं। जिसको समझ आ रहा होगा सिर्फ वही उसका आंसर कर सकता है, बाकी बच्चा इसका आंसर भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आंसर करने की कोशिश करो, कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट करने की कोशिश करो, ताकि समझ आ जाए। नेक्स्ट चलते हैं क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग देखो जो हमारा IIT कानपुर है, सक्सेसफुली जो है इसने
क्लाउड सीडिंग का एक्सपेरिमेंट करा था और सक्सेसफुल रहा हमारा आईआईटी कानपुर। पर्पस ये जो अभी हो रहा है क्लाउड सीडिंग, इसका पर्पस है क्या? कॉम्बैट एयर करना। तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्लाउड सीडिंग क्या होता है। एकदम सरल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, क्लाउड सीडिंग क्या होता है कि बादल जो होते हैं उनके ऊपर जाके जो है थोड़ा सा केमिकल सब्सटेंस जो है वो छिड़क देते हैं, ठीक है। छिड़कने के बाद क्या होता है, वहाँ से बारिश होने लग जाती है। ये है हमारी क्लाउड सीडिंग, ठीक है। यही यहाँ पे फोटो में दिखा रखा है, यही हमारा क्या क्लाउड सीडिंग। जो मेन टारगेट होता है क्या? बारिश लाना। अब बारिश आ गई, मेन टारगेट आ गया, अब इसकी वजह से पॉल्यूशन कम हो रहा है। ये सारे क्या इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। तो थोड़ा सा ये भी याद रखना। कौन कौन सा पाउडर छिड़कते हैं, बस ये याद रखो। सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड, ड्राई आइस जिसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, और लिक्विड प्रोपेन, ठीक है। ये सारे जो केमिकल्स हैं, ये सारे हमारे जो केमिकल्स हैं, ये छिड़के जाते हैं किसके ऊपर? हमारे बादलों के ऊपर। प्री कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि भाई पहले बादल होने चाहिए तभी तो कुछ छिड़केंगे। ऐसा नहीं है कि हवा में छिड़क दो और बादल बन जाएंगे। बादल होने चाहिए, बादलों पे ये छिड़कोगे तो बारिश हो जाएगी, ठीक है। बस ये यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद ये जो क्लाउड सीडिंग होते हैं इसके 3 टाइप होते हैं। तीनों टाइप को थोड़ा सा देख लेते हैं। हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, इसमें क्या होता है, एक्सप्लोसिव के थ्रू जो है वो सीडिंग करते हैं। स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, इसमें क्या करते हैं, एरोप्लेन के थ्रू सिल्वर आयोडाइड छिड़कते हैं। और हमारा डायनेमिक क्लाउड सीडिंग जो वर्टिकल एयर मूव करती है उसके थ्रू जो है हमारा केमिकल जो है ऊपर तक पहुंचा देते हैं। ये है हमारा क्लाउड सीडिंग। समझ आ गया होगा। न्यूज़पेपर के अंदर आ रखा था वर्ड, तो जानना इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ भी लेता है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो प्यारे बच्चों। कमेंट नहीं करते हो, देख लेते हो और फिर चले जाते हो। थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो अपने सर के लिए भी। और तो थोड़ा सा बहुत लेट देता हूँ मैं भी आपको, लेकिन देता तो हूँ डेली, ठीक है। एक दिन भी मिस नहीं करा है मैंने। अभी 4 या 5 महीने होने वाले हैं, ठीक है। चलो देख, लेट ज़रूर हो जाता हूँ, मिस नहीं करता। अब देखते हैं एक्सियोम 4 मिशन, A4 मिशन, AX4 मिशन, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चे जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं डेली डिस्पैच का। तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि भाई आएगा ही आएगा। जिस दिन मिस होगा उस दिन एडवांस में बताऊंगा। जिस दिन नहीं बताया मतलब मिस नहीं होगा, चाहे रात को 12 बजे करूं, लेकिन मैं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट डे देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ऐसा नहीं है ना कि आज के ही न्यूज़पेपर से जो है आज ही न्यूज़ आएगी कल नहीं आएगी। आपको तो पूरा जो साल का न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो वो कैसे करोगे? अगर एक दिन भी डिले हो जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिवीजन हो जाएगा। लेट्स से आज आपने जो है न्यूज़पेपर पढ़ लिया, ठीक है। आज सुबह आपने न्यूज़पेपर पढ़ा और डेली डिस्पैच जो डिस्कशन है वो रात को आया, तो आप अगले दिन देख लीजिए। आप जब आप अगले दिन देखेंगे तो क्या होगा कि जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था वो रिवाइज हो जाएगा एक तरह से आपको, ठीक है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ करनी भी चाहिए, क्योंकि हमें जो न्यूज़पेपर है आज का पढ़ के आज ही फाड़ नहीं देना है, उसको अपने दिमाग में रखना होता है। दिमाग में कैसे रहेगा? जब रिवाइज करेंगे। रिवाइज कैसे होगा? जब डेली डिस्पैच देखेंगे, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ देखो और कमेंट करो। कमेंट करने से क्या होगा? आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। मेरी तो है, आपकी नहीं है। आप 2 दिन देखते हैं, तीसरे दिन गायब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहो, कमेंट करो, तभी मुझे पता लगेगा भाई कौन बच्चा देख रहा है, कौन बच्चा नहीं देख रहा। नेक्स्ट देखो, एक्सियोम 4 मिशन हमने देखा था। ये दूसरी बार आ रहा है वैसे देखा जाए तो। ये आया था हमारा जनवरी के अंदर या फिर दिसंबर में आया था। यहाँ पे हमारे जो ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला जी, ये हमारे जा रहे हैं कहाँ पे? ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमारे जा रहे हैं। और इस मिशन का नाम है क्या? एक्सियोम 4 मिशन। ये हमारे ये 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है। प्राइवेट है, गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट है। और हमारे ये जो शुक्ला जी हैं, ये एज अ पायलट जा रहे हैं, ठीक है। ये पायलट सर्व करेंगे वहाँ पे, ही विल सर्व एज द पायलट, ठीक है। 4th मिशन है, कहाँ से जाएगा? हमारे फ्लोरिडा USA से जाएगा, कैनेडी स्पेस सेंटर से। और हमारे जो शुक्ला जी हैं, ये हमारे इसरो गगनयान जो मिशन है, इसके अंदर भी जो हमारे जो 4 एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट हुए हैं उसके उनमें से एक हैं। ये पहले ऐसे भारतीय हैं हमारे शुक्ला जी जो ISS जा रहे हैं। ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पे जो है हमारी सुनीता जी जो हैं वो घूम के आई थी। एक एस्ट्रोनॉट है ना जो घूमती रहती हैं, वो वाली। इसके कमांड कौन करेगा इस मिशन को? इसको कमांड करेगा पैगी विट्सन। पैगी विट्सन नासा के एक एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी किसकी? एक्सियोम 4 मिशन के बारे में। समझ आ गई होगी, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो क्या आंसर है इसका। चलो अब आ जाओ कल के क्वेश्चंस की तरफ। कल के क्वेश्चंस थोड़े से टफ थे, लेकिन इतने भी टफ नहीं थे कि अगर एक बार ढंग से सुन लिया हो तो जो है मिस हो जाएंगे। देखते हैं अब।
मेक कैटेगरी, ये हमने देखा था मेक इन इंडिया के अंदर आती है दो कैटेगरी। एक कैटेगरी में क्या था, गवर्नमेंट फंडेड वाले थे, दूसरे कैटेगरी में प्राइवेट वाले लोग थे। ठीक है, बस इतना मुझे भी याद है, बाकी नहीं। ए दे रखा है मेक कैटेगरी एम टू प्रमोट इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, नहीं पता। मेक वन कैटेगरी फंडेड बाय प्राइवेट इंडस्ट्री, नहीं, ये मेक टू था। मेक टू कैटेगरी ये इसका उधर, इसका उधर, ए बी सी गलत हो गए। ठीक है, हमारा कोयल आया था, ये आया था हमारा मेक वन कैटेगरी में, गवर्नमेंट फंडेड वाले में था, यहाँ पे मेक टू दे रखा है, ये भी गलत। तो इसका आंसर सिंपल ए हो गया। ठीक है, इलेमिनेशन मेथड, ये मेरा कहने का मतलब था, ये यूज़ करना है। सेकंड देखते हैं, सेकंड है हमारा ऑपरेशन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कंडक्टेड बाय आईएनएस तारकाश। तो आईएनएस तारकाश ने जो है अफीम वगैरह ड्रग वगैरह पकड़े थे, ऐसे हीरोइन वगैरह पकड़े थे, जहाँ तक मुझे याद रहा, नशीला पदार्थ कुछ पकड़ा था इंडियन ओशन में। ये बता तो रखा है, नार्कोटिक्स 2500 kg, कितना ज़्यादा है। ये था हमारा ऑपरेशन एजेक्ट टाइगर, ये था हमारा ऑपरेशन एजेक्ट टाइगर। याद होगा, कल का नहीं याद होगा तो कल का एक बार डेली डिस्पैच देख लेना, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। सेंटिनलीज के बारे में हमने देखा था, सेंटिनलीज देखे थे कि जो हमारा निकोबार आइलैंड है, नॉर्थन सेंटिनली आइलैंड जो है, वहाँ पे जो है ये सेंटिनलीज रहते हैं, और वहाँ पे एक जो है अमेरिकन आया था, इनके यहाँ पे चला भी गया था, फोटो वोटो खींच के अरेस्ट वेस्ट कर लिया उसको। ठीक है, एक पहले आया था, उसको तो मार ही दिया था सेंटिनलीज ने, फिर भी दोबारा आ जाते हैं। तो 4 स्टेटमेंट दे रखी है, कौन सी सही है, क्योंकि टॉपिक ही जो है टॉक ऑफ द टाउन है, बर्निंग टॉपिक है, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। इंडियन सेंटिनलीज ट्राइब्स आर पीवीटीजी, बिल्कुल भाई, पीवीटीजी तो थे ही। फाउंड इन बोथ इंडिया एंड अफ्रीका, अफ्रीका में नहीं मिलते, ए गलत हो गया, इंडिया में मिलते हैं, यहाँ तक का स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन अफ्रीका लगाती गलत हो गया। दे सर्वाइव यूजिंग फूड प्लगिंग एंड कल्टिवेशन। देखो कल के हमने न्यूज़पेपर में जो है साफ साफ देखा था, और हमारे डेली डिस्पैच डिस्कशन में साफ साफ देखा था बेसिकली, कि वो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी नहीं है, वो क्या है, हंटिंग एंड गैदरिंग। तो फूड प्लगिंग और कल्टिवेशन कहाँ से आ गया, गलत हो गया। दे लिव इन नॉर्थ सेंटिनली आइलैंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सही लग रहा है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इज अलाउड फॉर टूरिस्ट, कहाँ से अलाउड है, अलाउड होता तो फिर जेल में क्यों डालते, सी आंसर। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं, जकार्डा। जकार्डा हमने देखा था, एक जो है ट्री की फोटो आई थी द हिंदू के अंदर, बैगनी रंग का था, काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा था, इंडिया का नहीं था, लेकिन वो कहाँ का था, वो था हमारा इधर की साइड का, अमेरिकन, साउथ अमेरिका का कुछ था, कंट्री का तो नाम ब्राज़ील था शायद, वहाँ का था, लेकिन नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मेरे को। तो जकार्डा के बारे में देख लेते हैं, 4 स्टेटमेंट। जकार्डा ऑरिजिनेटेड इन नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स के पे पाया जाता है, लेकिन ऑरिजिनेटेड नहीं होता। नेचुरली ग्रोन थ्रू द सेंचुरी एज अ नेटिव स्पीशीज, नेटिव नहीं है इंडिया का, ये एलियन स्पीशीज है, बाहर से आया हुआ है। नेटिव तो उधर का है, साउथ अमेरिका का। एंडेमिक स्पीशीज ऑफ इंडिया, कहाँ से एंडेमिक हो गया, ये गलत है। स्थानीय प्रजाति कहाँ से हो गई, सी देखते हैं, ये भी गलत हो गया। ट्रू देखना है ना हमें, हाँ ट्रू देखना है। बिलोंग्स टू द बिग नोएंसिस फैमिली, ऐसा कुछ याद तो आ रहा है, विच इज फ्लोइंग नॉन फॉर इज वाइब्रेंट ओवर, सी हो सकता है सही, लेकिन कोई गारंटी नहीं, डी देख लेते हैं। जकार्डा इज नोन टू बी द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर, देखो क्लाइमेट चेंज के लिए कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, ये क्लाइमेट चेंज के लिए कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, ये इंडिकेटर स्पीशीज थी जो बता रहा था कि क्लाइमेट चेंज होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। इतना ईजी, ठीक है, आराम से डिस्कस करना है, आराम से एकदम वो करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 142 हमने कुछ देखा था, बहुत लंबा सा कुछ देखा था, एंड में आर्टिकल 142 आ गया था। हाँ, हमने प्रेसिडेंट वो देखा था, 10th शेड्यूल वाला देखा था, इसकी वजह से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया था कल आपको। और यहाँ पे 142 में क्या था, सुप्रीम कोर्ट के पास जो है एक पावर थी कंप्लीट जस्टिस करने की, देख लो बस यही है, ये नहीं है, ये हो गया कंप्लीट जस्टिस, यही है हमारा बी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में भी रहनी चाहिए चीज़ें, थोड़ा थोड़ा पता भी होना चाहिए कि हमने क्या डिस्कस करा था और क्या आ सकता है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा, और अच्छा लगा हो और समझ आ गया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।